वेलकम टू प्रोग्राम व्यूज मेकर्स में हूं आपके साथ शाइस्ता यूसुफ। मामला यह है कि सेनेट में अक्सरियत के बावजूद अहम हुकूमती बिल पास होने पर ऑपोजिशन जमातों पर दबाव का सिलसिला जारी है। सख्त रद्द-ए-अमल के जवाब में सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ और पीपल्स पार्टी के रहनुमा यूसुफ रजा गिलानी ने मुस्ताफी होने का ऐलान कर दिया है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने अपना इस्तीफा पार्टी क़यादत को भिजवाने का इंकशाफ किया कि वो ऐवान बाला में ऑपोजिशन लीडर नहीं रहना चाहते। सवाल यह है कि क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत यूसुफ रजा गिलानी का इस्तीफा कबूल करेगी। इस पर डिस्कशन के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद, मैं आपसे करवा देती हूँ। हमें ज्वाइन किया है नासिर बेग चुगताई साहब ने, जुनैरा अजहर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, अंबर शमसी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं और हमें ज्वाइन किया है लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शैब साहब ने। आप तमाम मेहमानों के वक्त का बेहद शुक्रिया। NBC आपके जानिब आऊँगी। होना तो ये चाहिए था कि अगर वाकई यूसुफ रजा गिलानी मुस्ताफ़ी होना चाहते थे तो इस्तीफा चेयरमैन सेनेट को भेजते, लेकिन उन्होंने चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भिजवाया। पीछे क्या मामला हो सकते हैं? गिलानी साहब की किताब है एक, उसका नाम चाहे यूसुफ है, यूसुफ का कुआं, जिसपे यूसुफ अलैहिस्सलाम को डाल दिया गया था। तो अल्ताफ हुसैन हाली का शेर है एक बहुत ज़बरदस्त, आ रही है चाहे यूसुफ से सदा, दोस्त यहाँ तोड़े हैं भाई बहुत, हर तरफ भाई भाई नजर आते हैं आपको। अब यूसुफ रजा गिलानी साहब से जो गलती हुई, गफलत हुई, जानबूझ के किया, इस पर मैं बहस नहीं करूँगा, लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है कि ऐसा हुआ हो। ये बार बार होता है, बार बार PTI आम इंतखाबात में, ज़मीनी इंतखाबात में हारती रही है और बार बार अक़लियत में होने के बावजूद पार्लियामेंट में जीतती रही है। उसकी वजह ये है कि कभी फाइनेंस बिल से 7 अफराद लापता होते हैं, कभी सेनेट से लोग उठ के चले जाते हैं, गायब हो जाते हैं, कभी हाँ में वोट देते हैं और जब अंदर जाते हैं तो ना में चले जाते हैं। तो ये बहुत बड़ा खेल चल रहा है एक, और ये मुस्तकिल चल रहा है। और गिलानी साहब का जो मसला है वो ये है कि मेरे नज़दीक उनको हर सूरत में ऐवान में होना चाहिए था, कोई होता नहीं होता। वो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, वो कदावर शख्सियत हैं, वो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, वो स्पीकर रह चुके हैं, वो जाते हैं पार्लियामेंट क्या है। और ये भी नहीं कि इत्तला नहीं थी, इत्तला थी। 11:30 बजे शहीद रहमान और तारड़ साहब ये हंगामा किए हुए थे ट्विटर पे कि इजलास बुला लिया गया है और एजेंडा ये हो गया वो हो गया। आ सकते थे 4-5-6 घंटे में पहुंच सकते थे, कोई बात नहीं थी ऐसी। और जहाँ तक दूसरा है जवाब कुल का के कुल थे किसी के, अब उसका मैं क्या अर्ज कहूँ। लेकिन ये कि उसी सेनेट से आसिफ किरमानी साहब ने बहुत सही कहा कि मजीद लोग लापता थे, मजीद लोग गायब थे। गिलानी साहब तो एक तरह बिल्कुल जिम्मेदार हैं इस सूरत हाल के। अगर वो होते तो ये सब कुछ नहीं होता। लेकिन बाकी कता कलाम भी चाहूंगी यहाँ पर एक अहम खबर जो अपने नाजरीन से शेयर करते चले कि पेट्रोल महंगा नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी जो है वो मुस्तरद कर दी है। आगरा ने पेट्रोल 11 रुपये, डीजल 14 रुपये बढ़ाने की समरी भिजवाई थी, जो कि अब जो है वो पेट्रोल नहीं बढ़ेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी जो है वो मुस्तरद कर दी है। आगरा ने पेट्रोल 11 रुपये जबकि डीजल 14 रुपये बढ़ाने की समरी भिजवाई थी। शहबाज गिल की जानिब से ये खबर, अहम ऐलान जो भी सामने आया है कि पेट्रोल अब महंगा नहीं होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की जो समरी है वो मुस्तरद कर दी है। इससे पहले NBC आप अपनी बात कर रहे थे, आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा। हाँ, तो मुझे पहली बार नहीं हुआ, बार बार हो रहा है, बार बार हो रहा है। 17-18 बार हो चुका है। आपकी मेजॉरिटी होती है, वो मेजॉरिटी गायब हो जाती है। इस बिल पर भी एक आदमी, एक सेनेटर ANP के अचानक उठ के बाहर चले गए। वो कुछ जवाब नहीं था, मौजूद थे वो। उन्होंने पहली काउंटिंग में यस में वोट दिया था, नो में वोट दिया था, दूसरी में आप वॉकआउट कर गए। और एक और बात, मैं लेवल ऑफ कमिटमेंट की बात भी करूँगा कि लेवल ऑफ कमिटमेंट क्या था। एक तरफ मुशाहिद भाई हमारे मुशाहिद हुसैन सैयद कोरोना का शिकार थे, तो दूसरा डॉक्टर जरका PTI की कोरोना की शिकार थी और वो ऑक्सीजन लगा कर आई थी। अब वो SOPs के खिलाफ वर्जी क्या था नहीं पता, लेकिन ये कमिटमेंट का लेवल था उनका कि वो अपने दाने पूरे करना चाहते थे हर कीमत पर। उन्होंने पूरे किए और कुछ कम करना चाहते थे वो कम करा दिए उन्होंने। अब गिलानी साहब की जिम्मेदारी, पीपल्स पार्टी को चाहिए कि वो उनका इस्तीफा मंजूर कर ले।
बहुत आराम से कर ले, कोई मसला नहीं है। बड़े आदमी हैं, उनकी बड़ी जगह बन सकती है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि मंजूर होगा। अगर मंजूर नहीं होगा तो पार्टी के अंदर एक इख्तलाफी राय मौजूद है, उसको डिलीट कर रहे हैं रज़ा रब्बानी और मुर्तज़ा नवाज खोकर, जिन्होंने ओपनली कह दिया है कि मजाक बहुत हो गया, अब मजाक बंद किया जाए। तो मेरा ख्याल है मुश्किल सूरत हाल है। ठीक हो गया। जनरल साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जो स्टेटमेंट आई कि सेनेट में ऑपोजिशन लीडर नहीं रहना चाहता, आपके ख्याल में क्या वजह होगी, क्यों नौबत आई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जो कुछ भी उन्होंने किया, मेरा नहीं ख्याल कि वो पार्टी लीडरशिप की इजाजत के बगैर उन्होंने किया होगा। पार्टी लीडरशिप को इसका अंदाजा होगा, और अंदाजा क्या बल्कि उन्होंने हदायत दी होंगी और उसके मुताबिक, वरना ये बहुत बड़ा इशू है। इसके ऊपर यूं लीडर ऑफ दी ऑपोजिशन को गायब हो जाना कोई छोटी बात नहीं है, और ये पार्टी पॉलिसी के मुताबिक हुआ ये है कि बाद में शाह महमूद कुरैशी ने जिस तरह तंजिया शुक्रिया अदा करने शुरू किए और इस तरह की बातें की, तो ये दोनों एक ही जगह से, एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के आदमी हैं, और इनमें काफी सारी आपस में वहां खैंचातानी भी रहती है एक दूसरे के खिलाफ। तो ये उनके लिए खासा हकारत आमेज एक, मैं समझता हूँ, एक सिचुएशन क्रिएट कर दी हुकूमत ने, जिसमें शाह महमूद कुरैशी, हुकूमत में नहीं कहना चाहिए, शाह महमूद कुरैशी ने अपनी मुल्तान की पॉलिटिक्स को प्ले किया, और उसकी वजह से यूसुफ गिलानी के लिए ये अब इज्जत बेइज्जती का मसला बन गया। लेकिन अगर वो जेन्युइनली समझते थे, पहली बात तो ये है कि उनको हाजिर होना ही चाहिए था हर हालत में। सबको पता था, हमें भी पता था कि बिल आ रहा है। दूसरी तरफ ये है कि अगर वो उनका बहाना मान भी लिया जाए, तो इस्तीफा तो उनको सेनेट के चेयरमैन को देना चाहिए था, पार्टी लीडरशिप को भेजने का क्या मतलब? इसका मतलब ये है कि वो पार्टी लीडरशिप को भेज इसी वजह से रहे हैं कि वहीं से तो हदायत थी। तो अब पार्टी लीडरशिप जो है वो हो सकता है कि उसको मंजूर ना करे और उनको कहे कि नहीं ठीक है, आप कंटिन्यू करें। तो इस तरह कुछ किसी हद तक वो बाहर एक, मैं समझता हूँ, अपना एक इमेज बहाल करने की जो कोशिश उन्होंने की है वो भी थोड़ी बहुत उनकी पूरी हो जाएगी। और दूसरी तरफ ये है कि वो आइंदा फिर पार्टी के साथ ही जो भी पार्टी हिदायत देगी उसके मुताबिक चलते रहेंगे। ये पुराना इनका है। आपको याद होगा कि जब इनसे सुप्रीम कोर्ट कहता रहा कि आप लेटर लिखें इनके जरदारी साहब के केस खोलने के लिए स्विट्जरलैंड को, तो उन्होंने वजारत उज़्मा छोड़ दी थी, लेकिन पार्टी लीडरशिप के अहकाम थे कि आपने ये नहीं करना, उन्होंने नहीं किया। तो ये तो सेनेट की ऑपोजिशन लीडर वाली सीट है, तो उससे प्राइम मिनिस्टर से तो बहुत छोटी है, ये भी छोड़नी पड़ी तो छोड़ देंगे उनकी हदायत पे। तो उनका ट्रैक रिकॉर्ड यही है कि वो पार्टी लीडरशिप की इंस्ट्रक्शन पे काम करते हैं, उसके बगैर वो नहीं चलते। ठीक है जुनैरा, आपके ख्याल में पीपल्स पार्टी की क़यादत यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्तीफ़ा कबूल कर लेगी? अगर तो ये इस्तीफ़ा कबूल हो गया तो क्या पैगाम जाएगा? वेल आई थिंक मामला इससे बड़ा है। हम लोग पिछले कितने अरसे से ये डिस्कस भी कर रहे थे और अपोजिशन इस बात पे शोर भी मचा रही थी कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को गिरवी रखा जा रहा है और बिल्कुल वो ऑटोनमस हो जाएगा और पाकिस्तान की जो इकॉनमी के मुस्तकबिल के फ़ैसले हैं उसको बिल्कुल हम किसी और के हाथ में दे रहे हैं। ये सारी डिबेट जारी थी और बहुत ज़ोरों शोर से जारी थी, लेकिन जब उसको रोकने का मौका आया तो लीडर ऑफ द हाउस ही वहाँ पे नहीं थे। अब सिर्फ उनकी बात नहीं करें, आप सारी पार्टीज़ में से देख लें, एक एक दो दो लोग सब पार्टीज़ के ही गायब थे। और ये कोई फ़र्स्ट टाइम नहीं हुआ, ये रिपीट होता रहा, ये हिस्ट्री है इस पार्लियामेंट की, इस गवर्नमेंट के होते हुए। अब बात यह है कि एक दिन में 30 बिल कबूल हो जाते हैं, एक्सेप्ट हो जाते हैं, पास हो जाते हैं, लोग गायब हो जाते हैं, कोई कैफेटेरिया में बैठा होता है, कोई पहुंच नहीं पाता। अब मुझे यूँ लगता है कि थ्रू आउट द स्पेक्ट्रम जितने पॉलिटिकल लोग हैं वो सिर्फ ये देख रहे हैं कि हम इतने न्यूट्रल रह जाएं कि आने वाला जो भी सेटअप हो उसमें हमारी जगह की गुंजाइश रह जाए। ये एक पॉसिबिलिटी है, मैं सिर्फ एक जनरल एनालिसिस कर रही हूँ। दूसरी पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि एग्जैक्टली वही बात जो जनरल अमजद कह रहे हैं कि लीडरशिप की तरफ से एडवाइस ही यही आई हो कि आपने यही करना है। तो वो क्या हो रहा है, मुस्तकिल हम देख रहे हैं, PDM कहती कुछ है करती कुछ
कुछ है इकट्ठी नहीं हो पाती। हम आज आ रहे हैं, हम कल आ रहे हैं, हम आज हुकूमत गिरा रहे हैं, कल गिरा रहे हैं, तो फिर वही बात आती है कि जो अपोजिशन का एक ड्यू रोल होना चाहिए वो नहीं प्ले हो रहा। इस सब का क्या मतलब है? इस सब का डायरेक्टिव मुझे तो यही नज़र आता है कि सबको स्टेटस को सूट कर रहा है, गवर्नमेंट को भी सूट कर रहा है कि जैसे भी हालात हैं, लोग गुर्बत में पिस रहे हैं, जो कुछ भी है हम 5 साल पूरे कर लें। अपोजिशन को भी यही सूट करता है कि नैब में भी चेंजेस हो रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें ऐसी डायरेक्शन में जा रही हैं कि हम दोबारा से इलेक्शन लड़ सकेंगे, ये कह के कि हमने तो जेलें भी काट ली लेकिन हम पे नैब ने कुछ प्रूव नहीं किया। तो हर एक को अपना फ्यूचर ब्राइट नज़र आता है, तो सिर्फ टाइम गुजारने के लिए जो पॉसिबल टैक्टिक्स हैं वो अपनाए जा रहे हैं। अब कौन किसका इस्तीफ़ा मंजूर करता है नहीं करता है ये बहुत छोटी बातें हैं, अगर कर भी लेंगे तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक अंबर, हमने देखा कि पहले इतनी मेहनतों और मुशक्क़तों से अपोजिशन लीडर बनाया गया, अब वो मुस्ताफ़ी होने की बातें कर रहे हैं। क्या वजह होगी यूसुफ रज़ा गिलानी को अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी क्यों होना पड़ा आखिर? देखिए, कुछ तो जैसे बात की गई थी कि कुछ इज्जत की भी बात है, कुछ एक ऑनर की भी बात है। मैं कहूँगी कि एक जाहिर भी होता है कि अगर मेरी नाकामी हुई है तो फिर मुझे इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। और बिल्कुल मैं समझती हूँ कि बतौर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन हुकूमत की स्ट्रैटेजी जब भी इस किस्म के बिल पास करने थे हमेशा वाज़े रही है कि वो लास्ट मिनट पे एजेंडा जो है रात के पेश होता है, नोटिफाई होता है। उसके बाद आप देखते हैं कि किस तरह से फ़ोन कॉल्स भी आते हैं या लोग गायब हो जाते हैं या जो स्पीकर होते हैं उस वक्त वो अकोमोडेट भी करते हैं हुकूमती बेंचेस को। तो ये नई टैक्टिक्स तो नहीं है, ये हमने पिछले 3-3.5 साल में देख ली है, बहुत बार देख ली है, ऑपोजिशन को अच्छी तरह पता है। तो अगर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन अपने लोगों को कायल नहीं कर पाते, अब दिलावर खान जो इंडिपेंडेंट ग्रुप है जिन्होंने मदद फराहम की यूसुफ रज़ा गिलानी को इलेक्ट होने में, अगर उनको आप कायल नहीं कर पाए या आप उनको ज़्यादा कन्विंस नहीं कर पाए या आप स्ट्रैटेजी नहीं बना पाए, अगर हार भी गए तो फिर ज़ाहिर नाकामी तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन की हुई। तो मेरे ख्याल में कि ये जो इस्तीफ़े का फैसला है दुरुस्त है, लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर ज़ाहिर स्पीकर को क्यों नहीं गया, आपकी पार्टी को क्यों गया? इसलिए क्योंकि पार्टी के अंदर जो आवाज़ें उठ रही हैं जिसका तज़किरा हो चुका है इससे कबल, रज़ा रब्बानी है, मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर है, उनकी बात में कुछ वज़न भी आपको नज़र आता है कि अगर आपको किसी की मदद से इलेक्ट किया गया है तो उसका अजाला भी होना चाहिए कि अगर उनको आप मिसाल के तौर पे देखें, जो जिन लोगों ने उनको इलेक्ट किया था उनको कमेटी चेयर के उनको ओहदे दिए गए थे, उनको नवाजा गया था, या तो उनको वापस लिया जाए या अयां किया जाए। आपको याद होगा कि उस वक्त भी जब सेनेट चेयरमैन के हवाले से जो अदम एतमाद था, उस हवाले से उस वक्त भी सब ने कहा था, मेरी भी यही राय थी कि जो लोग काले मतलब जो टर्न कोड्स जिस पे यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने बात की थी, तो उस पर एक कमेटी बननी चाहिए, इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए और फिर उनके नाम अयां करने चाहिए, वरना ये बार बार होगा। ठीक है, हर जमात में होंगे ऐसे लोग जो खास इस्टेब्लिशमेंट के साथ होंगे, लेकिन अगर आप अपने घर को दुरुस्त नहीं कर रहे तो ये कॉस्मेटिक है, ये ऑनर की बात है, लेकिन इससे मसला हल नहीं होगा। एक ज़ुनैरा ने जो इशारा किया था कि इसका यही मतलब है कि स्टेटस को बरकरार रखने की बात है। देखिए, इससे कबल भी जब मिनी बजट की बात हुई थी कौमी असेंबली में भी और सेनेट में भी, मेरी नज़र में इस्लामाबाद में बात ये चल रही थी कि ये हो जाएगा पास। तरीक़ाकार जो है वो शायद मुख्तलिफ होगा, शायद थोड़ी सी एक आपको नज़र आएगी कि आवाज़ें उठेंगी, कहे जाएंगे कि हम रेजिस्ट करेंगे, मज़ामत करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन इसका एंड रिज़ल्ट ये है कि आपने सही तरीके, जो पार्लिमानी तरीका है जिसमें डिबेट होती है, जिसमें आप जो पॉइंट बाय पॉइंट उस पर डिस्कशन करते हैं, वो नहीं हुई। तो ये मेरे ख्याल में कि ये अपोजिशन की शिकस्त नहीं है और ये मैं कहूँगी जमहूरियत की शिकस्त है, जिसमें अगर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब इस्तीफ़ा दे रहे हैं तो कबूल कर लेना चाहिए। ठीक है, आपके ख्याल में यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का इस्तीफ़ा कबूल कर लेना चाहिए। मुज़म्मिल सौहरवर्दी साहब, यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की जानिब से एक एक्सप्लेनेशन भी आई थी और उन्होंने कहा कि 27 जनवरी को जो एजेंडा दिया गया वो लेट नाइट उन तक पहुंचा, यानी तकरीबन रात 1 बजे के करीब अहम इशू था, इसके ऊपर वक्त दिया जाना चाहिए था। ऐसे में यूसुफ रज़ा गिलानी पर हुकूमत को फ़ायदा पहुँचाने का जो इल्ज़ाम लग रहा है, आपके ख्याल में क्या वो दुरुस्त है? अकेले यूसुफ रज़ा गिलानी की तो बात नहीं है, तो पूरी पीपल्स पार्टी इन टोटली जो है सेनेट में मुसलसल हुकूमत की मदद कर रही है। जब सादिक संजरानी पहली दफ़ा भी मुंतखब हुए तो पीपल्स पार्टी के ताउन से ही मुंतखब हुए थे ना, डिप्टी चेयरमैन तो पीपल्स पार्टी के थे उस वक्त, मांडवी वाला साहब।
तो इसलिए पीपल्स पार्टी तो विकेट के दोनों तरफ खेल रही है काफ़ी अरसे से, वो गवर्नमेंट के साथ भी है और अपोजिशन खुद को अपोजिशन भी कहती है। अब देखें ना, हुकूमती अरकान की मदद से ही अपोजिशन लीडर उन्होंने अपना मुंतखब कराया, वरना वो अपोजिशन लीडर की सीट नहीं ले सकते थे। ये गिफ्ट भी उन्हें सादिक संजरानी साहब ने 4 लोग दिए कि आप लीडर ऑफ द अपोजिशन ले लें, और अब वो कहते हैं कि हमने अदम एतमाद नहीं लानी है सादिक संजरानी के ख़िलाफ़। तो मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी विकेट के दोनों तरफ खेल रही है, और जो दोनों तरफ खेल रहे हैं उसका दोनों तरफ से वो फ़ायदा ले रहे हैं। वो 27 फरवरी को मार्च भी कर रहे हैं और सेनेट में मदद भी कर रहे हैं, और ये लोगों को नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसी बात नहीं है। सवाल ये है कि मनी बजट जो मिनी बजट था, ये मनी बिल था, ये हुकूमत की जीत नहीं थी। इसके बारे में तो ये नैरेटिव था ना कि ये रियासत का मामला है, ये हुकूमत का मामला नहीं है, ये मुल्क का मामला है। अगर हमें IMF से नहीं मिलता तो हम डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, तो डिफ़ॉल्ट तो पाकिस्तान ने करना है, इमरान खान ने तो नहीं करना था। ये रियासत का मामला है, तो लिहाजा रियासत ही इसको पास करवाने के लिए आगे आई है। लोग ऐसे ही गायब नहीं होते। अक़लियत जब अक्सरियत को अक़लियत में बदला जाता है तो उसमें जादुई हाथ शामिल होता है। ये इस हुकूमत में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अक्सरियत को अक़लियत में बदल सके। वो हिम्मत जहाँ है, वो ताकत जहाँ है, वो हम जानते हैं, और उन्हीं की मदद से जो ये ऐसे बिल हैं वो माजी में भी पास होते रहे हैं। हमने कैमरे भी लगे देखे हैं सेनेट में, पोलिंग बूथ पे हमने लोगों की गिनतियां भी उल्टती देखी हैं, और इस बार भी हमने देखा है कि सादिक संजरानी साहब ने कास्टिंग वोट इस्तेमाल किया है। इतना कुछ करने के बावजूद भी हुकूमत की अक्सरियत नहीं थी और मैच टाई हो गया था, फिर चेयरमैन सेनेट को अपना वोट इस्तेमाल करना पड़ा। तो ये हुकूमत तो वैसे ही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने की तरह कह रही है हमारी जीत है। जीत उनकी नहीं है, जीत जिनकी है वो हम सबको इल्म है, और उन्हीं की जीत है, उन्होंने ही करके दिया है, वरना ये हुकूमत इस पोजीशन में नहीं थी कि ये काम कर सकती। क्योंकि NBC ने शेर पढ़ा है, तो मैं भी एक शेर पढ़ने की इजाज़त चाहता हूँ इस सारी सूरत हाल पे, कि कर्ज की पीते थे मैं, लेकिन समझते थे कि हाँ रंग लाएगी हमारी फाका मस्ती एक दिन। तो अगर आपने कर्ज की मैं पी हो तो फिर फाका मस्ती रंग नहीं लाती है, फिर ऑपोजिशन नहीं हो सकती है, फिर आपको ताउन करना पड़ता है इस तरह। बाकी जहाँ तक यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के इस्तीफ़े का मामला है, यूसुफ जो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ़ होता है वो पार्टी नॉमिनेट करती है, जो पार्टी अपोजिशन में बड़ी पार्टी हो, और अपोजिशन के अरकान उसको दस्तखत करके देते हैं। ये इस्तीफ़ा पार्टी क़यादत को ही भिजवाया जाता है, वो अपनी उनकी जगह नया भेज सकती है अगर वो बड़ी पार्टी है। ये चेयरमैन सेनेट को नहीं भिजवाया जाता। जब नया बंदा उतने ही अरकान का लेटर चेयरमैन सेनेट को दे देगा तो वो लीडर ऑफ द अपोजिशन हो जाएगा। इसका कोई इलेक्शन नहीं होता लीडर ऑफ द अपोजिशन का, इस्तीफ़ा चेयरमैन सेनेट को भिजवाया जाए। ये पार्टी की आदत ही फैसला करती है। जैसे शहबाज शरीफ अगर लीडर ऑफ द अपोजिशन है कौमी असम्बली में, तो मुस्लिम लीग नून वहाँ बड़ी जमात है, पीपल्स पार्टी सेनेट में बड़ी जमात है, लेकिन चूँकि PDM मिलकर बड़ी बन रही थी तो इसलिए उनको हुकूमत के अरकान की मदद से ये ओहदा मिला है। हुकूमत के अरकान की मदद से ये ओहदा मिला, ये आपका ख्याल है? सरवटी साहब, आपका पॉइंट आ गया। NBC आपके जानिब आऊंगी। ये जो बातें हो रही हैं कि पीपल्स पार्टी जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेल रही है, क्या वाकई? कौन नहीं खेल रहा मुझे बताए ना। वो ANP का बंदा था सेनेटर, वोट के चला गया, मुस्लिम लीग नून के 2 नहीं आए, इसी तरह JUI के 2 नहीं आए, सबके दो एक करके बात मसला खत्म हो जाता है। सबके नहीं आए, कोई ऐसा पार्सा नहीं है। कौमी असम्बली में आ जाइए आप कि फाइनेंस बिल पर कौन लोग गैर हाजिर थे, टॉप के लोग, मरियम औरंगजेब समेत सब लोग गैर हाजिर थे। आप आ जाए देख लें। हर अहम मौके पर अहम लोग गायब होते हैं। कभी शहबाज शरीफ नहीं होते, कभी बिलावल नहीं होते, कभी यूसुफ रज़ा गिलानी नहीं होते, और कभी और दूसरे नहीं होते। तो मेरा ख्याल है दोनों ही खेलना बिल्कुल सही बात है। लेट अस से कि ये अजीम तर कौमी मुफाद में बिल पास हो गया। मुजम्मिल की बात सही, मैं मान लेता हूँ कि ये अजीम तर कौमी मुफाद था, इसमें बिल पास हो गया, और इस अजीम तर कौमी मुफाद के नताइज आने वाला वक्त बताएगा। ठीक है जनरल साहब, आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्या अपोजिशन के दरमियान इख्तलाफात मजीद बढ़ जाएंगे या फिर सूरत हाल बेहतर हो जाएगी? देखिए, असल चीज ये है कि जो कुछ अभी अपोजिशन कर रही है ये बुनियादी तौर पे हुकूमत को गिराना या हुकूमत के खिलाफ कुछ करना, ये एक्टिविटी दिखाने की है। कहा जा रहा है
लेकिन दर हकीकत ये अपने आप को जिंदा रखने का एक तरीका है कि आप पब्लिक में किसी न किसी तरीके से अपने आप को मौजूद रखते हैं। ये जरूरत है आपकी अगले इलेक्शन के। अभी फोकस किया हुआ है पार्टीज ने अपने अगले इलेक्शन के लिए, और इस बिल में भी हो सकता है कि पॉलिटिकल पार्टीज ये समझती हों कि कल को ये बिल कहीं उनको न पास कराना पड़ जाए IMF के सिलसिले में, क्योंकि IMF के पास जाना मुल्क की मजबूरी होगी। तो ये अगर इन्हीं के गले में घंटी बांध दी जाए तो वो बेहतर है, कल को हम एक्सप्लॉइट कर सकेंगे, हम कह सकेंगे कि इन्होंने अपने मुल्क की सॉवरेनिटी का सौदा किया। ये एक पॉलिटिकल चाल हो सकती है और क्वाइट पॉसिबल कि ये मशावरत से किया हो और एक तयशुदा बात के तहत। तो आइंदा के लिए जो इलेक्शन में जब आप जाएंगे तो आपके पास काफी सारे ऐसे पॉइंट्स होंगे जो इस PTI की गवर्नमेंट के खिलाफ आपको बोल सकेंगे, और उसमें खास तौर पे ये नुक्ता भी आएगा और ये फायदा होगा उन लोगों को जो अगले इलेक्शन में इनकी मुखालफत में खड़े हो। ठीक है जुनैरा, जैसा कि जनरल साहब भी कह रहे हैं कि ये जो कुछ भी हुआ, ये सारी सूरत हाल, ये एक सियासी चाल थी, आप इत्तेफाक करेंगी? देखिए, सियासी चाल का तो मुझे नहीं पता, लेकिन बहुत सिंपल वर्ड्स में जो गवर्नमेंट चाह रही थी वो उसने करा लिया। अब अगर इसको रोकना इतना ही ज़रूरी था और ये इतना ही एंटी नेशनल सिक्योरिटी किस्म की चीज़ था, तो इसको रोकने के लिए तो इस वक्त सबको एक प्लेटफॉर्म पे होना चाहिए था। मैं ऑपोजिशन की बात कर रही हूँ। लेकिन अब अगर ऑपोजिशन दोबारा इस कार्ड को प्ले करने की कोशिश करती है कि आपने गिरवी रख दिया स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान गोरे के पास, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास या IMF के बाद, तो फिर ये याद रखिए वो जस्टिफाइड नहीं होंगे, क्योंकि वो रोकने के लिए वहाँ मौजूद नहीं थे। हाँ, इस पे पॉलिटिक्स ज़रूर कर सकते हैं, इस पे मज़ीद उसी तरह की बातें ज़रूर कर सकते हैं जैसे आज तक करते आए हैं, लेकिन जस्टिफाइड नहीं होंगे तो नुकसान अगर होगा तो मुल्क का होगा। दूसरा, ये जहन में रखिए कि ये जो स्मोक स्क्रीन है ना सारी इस वक्त जो चल रही है, इसके पीछे एक बड़ी एक इस तरह की थिंकिंग मौजूद है जिसमें सब आने वाले इलेक्शन को देख रहे हैं, इस वक्त क्या हो रहा है उसमें किसी का इंटरेस्ट नहीं है। तो इसलिए इस वक्त जो कुछ भी हो रहा है उसको उसी पैराए में मैं देखती हूँ। ठीक है अंबर, आपके ख्याल में अगर तो ये इस्तीफा मंजूर हो जाता है तो अगला कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कहाँ से होगा? पीपल्स पार्टी से या फिर मुस्लिम लीग नून से? ये आपने बहुत दिलचस्प सवाल किया। आपको ये भी याद होगा कि किस तरह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का कहना था कि उनका हक है इस ओहदे के लिए, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कहना था कि वो ये ओहदा उनके पास होना चाहिए। देखिए, ज़ाहिर है जो अक्सर जो रिवायत है वो तो यही कहती है जो मेजॉरिटी पार्टी है उसके पास ये ओहदा जाना चाहिए। तो आप रिवायत पे जाएं या आप कह सकते हैं कि जो जनरली आप कौमी असम्बली में देखें तो कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौन है? शहबाज शरीफ साहब है जो सदर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। मेरे पास इस वक्त नंबर्स तो नहीं है, एंड आई कांट से फॉर श्योर, मगर अगर नंबर्स के लिहाज से जो पार्टी अक्सरियत में है उनकी उसका होना चाहिए। जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, मैं तो ये कहूँगी कि अगर आप इख्तिलाफ या जो मर्जी करें, आप देखें कि किस तरह से शरी रहमान साहिबा हमेशा प्रेजेंट भी रहती हैं, सेनेट में एक्टिव भी होती हैं, तकरीरें भी करती हैं, और जहां यूसुफ रज़ा गिलानी साहब की गैर हाज़िरी थी, उनकी गैर हाज़िरी में उन्होंने एक लीडरशिप का मुजाहिरा किया और वो काम भी करती हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के सेनेटर हैं तारड़ साहब के साथ। तो एक नेचुरल सेकंड चॉइस तो मुझे ज़्यादा शरी रहमान साहिबा नज़र आती हैं, अगर वो इस किस्म की आप कह सकते हैं कि एटलीस्ट एक्टिव तो नज़र आती हैं सेनेट के मामलात में। ठीक, मुज़म्मिल साहब वेरी क्विकली, आपके ख्याल में अगला कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ कौन हो सकता है? यूसुफ रज़ा गिलानी ही रहेंगे। ये मेरा नहीं ख्याल उनका इस्तीफ़ा आसिफ जरदारी और बिलावल को तस्लीम करेंगे। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया है, ये भी एक उन्होंने अपने मीडिया में पोजीशन क्लियर करने के लिए दिया है, लेकिन मेरा ख्याल है पार्टी की आदत इसका बोझ उठाएगी और उनका इस्तीफ़ा मुस्तरद कर देगी। वो कहेंगे मैंने दिया था, लेकिन उनका इस्तीफ़ा मुस्तरद हो जाएगा। आपका पॉइंट आ गया नाज़रीन। बाल जब हमने सोशल मीडिया पर सारफीन के सामने रखा कि क्या पीपल्स पार्टी की क़यादत यूसुफ रज़ा गिलानी का इस्तीफ़ा कबूल कर लेगी, तो तकरीबन 59% लोग ऐसे हैं जिनका ख्याल ये था कि जी हाँ इस्तीफ़ा कबूल कर लेंगे, लेकिन 41% लोग ऐसे हैं जिनका मानना ये था कि ये इस्तीफ़ा कबूल नहीं होगा। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। स्टे विद अस।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हुकूमत की मुआशी पॉलिसी से मुतालिक अवाम की जानिब से मुसलसल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। पल्स कंसल्टेंट के नए सर्वे के मुताबिक 70% अवाम ने मुल्की मुआशी समत को गलत करार दिया है और उतने ही लोगों ने मौजूदा मुआशी समत पर परेशानी का इजहार किया है। सर्वे में मुल्क की मजमूई समत से भी 69% पाकिस्तानी गैर मुतमईन नजर आए, जबकि 66% पाकिस्तानियों ने हुकूमत की सियासी समत पर भी एतराज़ किया है और इसे गलत करार दिया है। सवाल यह है कि अवामी राय को देखते हुए क्या हुकूमत को अपनी समत तब्दील करनी चाहिए? जनरल साहब, आपके ख्याल में क्या हुकूमत को अपनी पॉलिसीज को तब्दील ज़रूरत है? देखिए, पहली बात तो ये है कि हुकूमत को अवाम को सेटिस्फाई करना चाहिए और अगर अवाम मुतमईन नजर नहीं आते तो इसको बड़ा सीरियसली लेना चाहिए और जो भी इस पे एतराज़ात हैं उनको सीरियसली देखना चाहिए। एक चीज वाज़ेह है कि हुकूमत बहुत बड़े बड़े जो मसाइल थे उनको हैंडल करने में नाकाम रही, उनकी कोई पॉलिसी सामने नहीं आई। उनमें वो चीजें जो आपकी इकॉनमी को के ऊपर बहुत बुरा जिनका इफेक्ट है, उनमें आपका सर्कुलर डेट था, उसमें लॉस मेकिंग एंटिटीज हैं, फिर आपके जो लोन कर्जे आपने ले लिए हैं बेतहाशा, उनको उतारने के लिए कोई स्ट्रेटजी वगैरह वर्कआउट करना। आपके पास कोई ऐसी होलसम पॉलिसी नहीं है जो ये इंडिकेट करे कि ये जो मसाइल हैं इनसे कैसे जान छूटे, क्योंकि ये नेचुरली आपके रिसोर्सेज जो हैं उनको ये जज्ब कर रहे हैं, उनको रिसोर्सेज को खत्म कर रहे हैं। इसके अलावा आपने नए नए प्रोजेक्ट आगे शुरू करने हैं, उनके लिए मजीद लोन लेने का सुन रहे हैं कि उसके लिए भी मजीद लोन लिए जाएंगे। पहले के उतारने का कोई जरिया नजर नहीं आता और मजीद आप लोन्स लेने जा रहे हैं, नेचुरली उसका एक और नेगेटिव इफेक्ट आएगा। और फिर जो एक्सपोर्ट बढ़ाने का किस्सा है, आपकी इनकम बढ़ाने का, उसके बारे में भी कोई ऐसी वाज़ेह पॉलिसी नहीं। आपने सिर्फ डॉलर रेट बढ़ा के और रुपी डेप्रिशिएट करके तो उससे जो थोड़ा बहुत फायदा हो सका वो तो उठाया है, लेकिन एज सच आपकी एक्सपोर्ट इतना ज्यादा नहीं बढ़ी जिससे कि आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो पूरा आप उसको कवर कर सके। लिहाजा आज भी आपका ट्रेड डेफिसिट जो है वो मौजूद है। नतीजा ये है कि आपके अल्टीमेटली आपके जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं उन पे प्रेशर है और वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डिप्लीट होंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपने अपना ट्रेड डेफिसिट कम करना है या जो इम्पोर्ट्स किए हैं उनके पैसे तो देने ही देने हैं। तो ये मसले हैं जिनकी वजह से अवाम में बेचैनी है कि जो इश्यूज थे वो तो वहीं गहरी लटके नजर आते हैं, उनको तो हल किसी ने किया नहीं, तो फिर आप कैसे कहते हैं कि इकॉनमी बेहतरी की तरफ जा रही है? तो ये मेरे नुक्ता निगाह से एक मसला। ठीक है, एनबीसी, आपके ख्याल में खामी कहां पर है? पॉलिसियों में खामी है या फिर उनके नफाज में खामी है? अच्छा, आपने सवाल बहुत किया था सिमत का कि सिमत बदली का, सिमत है कहाँ? कौन सी पॉलिसी ऐसी है जिसकी कोई सिमत आपको नजर आएगी? 1 करोड़ मुलाजमतें, 50 लाख फ्लैट, जहाँ से आप आए थे बहुत बड़े हाई मॉडल ग्राउंड पर, और आप कट्टे, मुर्गी, अंडे, इन पर आ गए। आपने प्राइम मिनिस्टर हाउस की भैंसें उठा ली, वहाँ से आपने शुरू किया, तो सिमत तो आपकी वहीं से गायब हो गई थी। वहीं से आपकी पॉलिसी का जो रास्ता था वो ख़त्म हो चुका था, पगडंडी भी गायब हो गई थी। फिर आप गलती पे गलती करते चले गए। आपने जन साहब ने कहा डिवैल्यू किया, डिवैल्यू एक हद तक होना चाहिए था, एक्चुअल डिवैल्यूएशन नहीं हुआ, ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से आपकी एक्सपोर्ट सस्ती हो गई। अगर एक्सपोर्ट बढ़ी भी तो सस्ती बढ़ी, उनका वो फायदा आपको हासिल नहीं हो पाया जो अब होना था। और साथ ही साथ ये कि जब पेट्रोल प्राइस बहुत कम हो गई उसका आपने फायदा नहीं उठाया, उसका नुकसान उल्टा हमें हो गया। तो इस सूरत हाल अब आप देखें कि आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है जिसको हम बहुत अजीज रखते हैं, वो कहाँ से आ रहा है? वो कर्जों से आ रहा है ना। वो सऊदी अरब का कर्जा है, उसने 1 अरब डॉलर रख दिया बैंक के अंदर, इस्तेमाल नहीं करना, और चीन से आ रहा है, फिर और ममालिक से आ रहा है, IMF से आ रहा है, वर्ल्ड बैंक से आ रहा है। तो आप कर्जा जमा कर रहे हैं और फिर जो आपको पाकिस्तानी बेचते हैं पैसा, वो भी जाहिर है एक तरह का प्रोटेक्शन नहीं है, वो कोई अर्निंग है जो आपको मिल रही है वहां से। अब आप जा रहे हैं चाइना, वहां से 3 अरब फिर कर्जा लेंगे आप, फिर 2 अरब पे कर्जा और आपको कहीं से मिलने वाला है, तो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व आपके बढ़ जाएंगे, फिगर बढ़ जाएगी।
लेकिन वो दरअसल कर्ज होगा पूरा, और जो आने वाले वक्त में हमें पे बैक करना है। कुछ तो ऐसा है जो 1 साल के बाद ही पे करना है, कुछ 3 साल के बाद पे करना है और ज्यादा इंटरेस्ट पे करना है। और पहले 2 मालिक होते थे जो 1%, 2% पे दिया करते थे, अब 4 से 5% की बात हो रही है। तो मेरा ख्याल है कि बहुत बुरी सूरत हाल है। अच्छी खबर इसमें यह है कि पेट्रोल प्राइसेस का डेफर कर दिया गया है आज, और कहते हैं डेफर किया है, अभी मुस्तरद नहीं किया है, देखें क्या होता है, लेकिन एक अच्छा असर पड़ सकता है सप्लाई चेन के ऊपर। ठीक है जुनैरा, 70% पाकिस्तानियों ने मुल्क की जो मुआशी सिमत है उसको गलत करार दिया है। वो कहते हैं कि ठीक नहीं है, लेकिन हुकूमत कहती है कि सब अच्छा है। आपके ख्याल में हुकूमत की मुआशी सिमत, सियासी सिमत क्या दुरुस्त है? मेरे ख्याल है मुझे तो समझने की ज़रूरत है कि इस हुकूमत की मुआशी सिमत है क्या। बिकॉज़ अगर 70% पाकिस्तानीज़ ये कह रहे हैं कि वो ठीक नहीं है, तो वो उसको समझ के नहीं कह रहे, वो तो अपने हालात की वजह से कह रहे हैं। वो तो जिसके ऊपर जो जो बीत रही है वो उसकी वजह से कह रहे हैं। और मैं भी एक जनरल बात ही कर सकती हूँ बिकॉज आई एम नॉट एन इकोनॉमिस्ट, लेकिन कुछ चीज़ें तो समझ में आती हैं ना कि अगर आप बार बार बताते हैं कि कर्ज़ों का बोझ बहुत ज़्यादा है, तो फिर नए फ्लैगशिप प्रोग्राम्स शुरू करने के बजाय क्या बेहतर नहीं होगा जो बड़ी बेसिक नीड्स हैं लोगों की उसमें इन्वेस्ट किया जाए? फिर बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स करने के बजाय क्या बेहतर नहीं होगा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग नीड्स हैं उनको एक्सपैंड किया जाए, उनमें इन्वेस्ट किया जाए, जिसमें लोगों को ले ऑफ ना करना पड़े, जिसमें आपको लोगों की मिन्नतें ना करनी पड़ें कि प्लीज़ लोगों की तनख्वाहें बढ़ा दें। आप एंटरप्रेन्योरशिप को कहीं से कहीं ले जाएं। अगर आपके कुछ दोस्त ममालिक हैं जो हेल्प करने को तैयार हैं, तो आप स्किल्ड लेबर को वहाँ भेज सकते हैं, उनकी ट्रेनिंग्स करवा सकते हैं। IT और ई इकोनॉमी जो आपकी है, ई नॉलेज आपका जो है, उसको बड़ा एक्सपैंड कर सकते हैं। तो करने वाली चीज़ें तो बहुत सी थी, लेकिन बिकॉज लाइक एनी अदर पॉलिटिकल गवर्नमेंट आप अपने प्रोजेक्ट्स चाहते हैं कि उनका बोलबाला हो, इंसाफ कार्ड, सेहत कार्ड, फलाना कार्ड, जिस तरह और लोग भी करते रहे हैं माजी में। माजी में हालात डिफरेंट थे, पैंडमिक नहीं था, लोगों को नौकरियों से नहीं निकाला जा रहा था, गरीब की कमर उतनी नहीं टूट रही थी, IMF ने इतना जोर नहीं डाला हुआ था जितना अब डाला हुआ है। तो आपकी कोई बहुत नॉर्मल सी पॉलिसी भी अगर गरीब के साथ खड़ी हो जाती तो मेरा ख्याल है वो बहुत बड़ा एक आपके लिए स्लोगन बन जाना था, क्योंकि आप लोगों को डायरेक्टली इम्पैक्ट कर रहे होते। तो सिमत तो ख़राब है, सिमत तो डेफिनेटली किसी और तरफ आप देख रहे हैं। सिर्फ 1-2 चीज़ें हैं जो मुझे पता चली थी which were really appreciable. For example, चाइना के साथ जो एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है वो ये चल रहा है कि जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स जो CPEC के हेज में आते हैं, चाइना उस पर वही टैरिफ लेना चाहता है जो हम एग्जिस्टिंग IPPs को दे रहे हैं। तो उस पर बड़ी फर्मली हमारी गवर्नमेंट खड़ी हुई है कि हम उस तरह के माहदे तो दोबारा कभी नहीं करेंगे किसी के भी साथ। अगर आप इन माहदों को CPEC से निकालना चाहते हैं तो बेशक निकाल दें, हम पावर सेक्टर में कहीं और से हेल्प ले लेंगे। तो जो चीज़ें अप्रिशिएटेबल हैं वो तो हैं, लेकिन जहाँ पे लोग प्रॉब्लम में हैं वो सबको नज़र आ रहा है। ठीक है नाज़रीन, बाकी एनालिस्ट की राय भी करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन छोटी सी एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अंबर, आपकी जानिब आऊंगी, आपके ख्याल में हुकूमत अवामी उम्मीदों पर कैसे पूरा उतर सकती है? ये बहुत बड़ा सवाल है। मेरे ख्याल में कि आप देखें कि हुकूमत खुद एक तरह से एक एतराफ़ कर रही है कि उनको मालूम है कि हालात अच्छे नहीं है। जब एक वज़ीर आज़म ट्वीट करें कि उन्होंने ज़ाती तौर पर फ़ोन कॉल किया है कि ऐसी कंपनियां जिनको मुनाफा मिला है और वो अपने वर्कर्स की तनख्वाहें बढ़ाएं, ये एक किस्म का एतराफ़ है। जब आप झंडे उड़ाते हैं, जब आप बार बार बात करते हैं कि पेट्रोल की कीमतों में आपने कमी नहीं की रिकमेंडेशन के बावजूद, आपको एहसास है, हालांकि आप ये एतराफ़ नहीं करते, लेकिन एहसास है कि लोग हर महंगाई से कितने परेशान हैं वगैरह वगैरह। लेकिन क्या सिम दुरुस्त हो सकती है? ये एतराफ़ जो है वो खुल के नहीं किया जाता। हमें तो यही बताया जाता है कि हालात बहुत अच्छे हैं, लेकिन ज़ाहिर है लोगों की तो और ही राय है। मुजम्मिल सोहरावर्दी साहब, आपके ख्याल में क्या हुकूमत अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करेगी?
नहीं, हुकूमत ऐसी बंद गली और खाई में गिर चुकी है जहाँ से इसका बाहर निकलना माशी तौर पर मुमकिन नहीं है। और वैसे भी जिस पार्टी के पास अपना वज़ीर ख़जाना ना हो उसके पास मईशत का कोई रोड मैप नहीं होता। उधार के लिए वह वज़ीर ख़जाना के ज़रिए ऐसी ही मईशत चलती है क्योंकि उसका पार्टी के मंशूर और कमिटमेंट से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। जी ठीक है नाज़रीन, आपका वक्त ख़त्म हुआ। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमानों को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।